अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फ़िज़िक्स टीचर मुस्तजाब हैदर। आज हम फ़िज़िक्स फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ऑसिलेशंस। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसमें हम ऑसिलेशंस को सीखेंगे, इससे रिलेटेड बहुत सारे फिनोमिना डिस्कस करेंगे और बहुत सारी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशंस जो हैं उनको भी स्टडी करेंगे। तो चलते हैं, अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑसिलेशंस के साथ। सबसे पहले जो चैप्टर का नाम है वो है ऑसिलेशंस। तो हमें पता होना चाहिए कि ऑसिलेशंस या ऑसिलेटरी मोशन क्या होती है, हम इसको समझ लें। अगर आपके पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट एक इक्विलिब्रियम पोजीशन पे मौजूद है और उस इक्विलिब्रियम पोजीशन को हमने मीन पोजीशन का नाम दिया हुआ है और हम उस ऑब्जेक्ट को इस तरह से मूव करते हुए देखते हैं कि वो उस इक्विलिब्रियम पोजीशन से आगे और पीछे, ऊपर और नीचे या किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है और उसकी मोशन जो है वो टू एंड फ्रो होती है। यानी वो मीन पोजीशन से आगे पीछे मूव कर रहा है या मीन पोजीशन से ऊपर या नीचे मूव कर रहा है। तो इस तरह की जो मोशन हमारे पास होती है, हम उस मोशन को ऑसिलेशंस का नाम देते हैं या उसे ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। और वो ऑब्जेक्ट जो इस तरह की मोशन परफॉर्म कर रहा होता है, हम उस ऑब्जेक्ट को ऑसिलेटर कहते हैं। तो अगर हम इसे डिफाइन करें तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि इफ़ एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन सच अ वे दैट इट मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट अ मीन पोजीशन, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एक मीन पोजीशन से आगे और पीछे मूव कर रहा हो तो इस तरह की मोशन उसकी ऑसिलेटरी मोशन कहलाती है। अब इस ऑसिलेटरी मोशन को अगर हम देखें तो हमें इसकी बहुत सारी एग्जाम्पल्स नज़र आती हैं। उन एग्जाम्पल्स को हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। कैसी-कैसी एग्जाम्पल्स हो सकती हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक स्प्रिंग हो और उस स्प्रिंग को आप एक रिजिड सपोर्ट के साथ वर्टिकली हैंग कर दें, आप उस स्प्रिंग को लटका देते हैं नीचे की तरफ। अब वो लटका हुआ जो स्प्रिंग है, अगर उसके ओपन एंड के ऊपर आप एक मैस सस्पेंड कर दें, मैस लटका दें, तो इस तरह का जो एक सिस्टम हमारे पास बनता है, हम इसे कहते हैं कि ये एक वर्टिकली सस्पेंडेड मैस स्प्रिंग सिस्टम है, जिसमें स्प्रिंग का ऊपर वाला एंड जो है वो किसी रिजिड सपोर्ट के साथ जुड़ा हुआ है और उसका जो नीचे वाला एंड है उस पे हम लोगों ने एक मैस को उसके साथ बांध के लटका दिया हुआ है। अब अगर इसको देखें तो ये सिस्टम एक मीन पोजीशन पे स्टैटिक फॉर्म में हमारे पास मौजूद होगा। ये बिल्कुल मूव नहीं कर रहा होगा अगर हमने इसको डिस्टर्ब नहीं किया हुआ। लेकिन अगर हम कुछ इस तरह से करें कि ये जो मैस स्प्रिंग के साथ अटैच्ड है, हम इस मैस को वर्टिकल डायरेक्शन में नीचे की तरफ पुल करें और एक सर्टेन डिस्टेंस तक पुल करने के बाद इसे रिलीज कर दें, तो आप लोग ऑब्जर्व करेंगे कि क्या होगा कि ये मैस ऊपर की तरफ वापस जाएगा और फिर जिस जगह पे ये मेन पोजीशन पे मौजूद था वहाँ पे रुकेगा नहीं, बल्कि उससे ऊपर जाएगा और फिर वापस नीचे आएगा और इसकी ये मोशन कंटिन्यूअसली स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें हमारा ये जो मैस था, जो सस्पेंडेड मैस था, ये एक मेन पोजीशन जहाँ पे ये इनिशियली मौजूद था उससे ऊपर और उससे नीचे वाली डायरेक्शन में ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। ये जो मोशन है ये हमें एक ऑसिलेशन की बहुत अच्छी एग्जांपल प्रोवाइड कर रही है। इसी तरह से हम एक और एग्जांपल भी देख सकते हैं जो हमारी बुक में मेंशन्ड है कि अगर आप एक स्ट्रिंग लें और स्ट्रिंग के एक एंड को बिल्कुल इसी तरह से, जैसे हम लोगों ने स्प्रिंग को एक रिजिड सपोर्ट के साथ बांधा था, इसी तरह से स्ट्रिंग को भी एक रिजिड सपोर्ट के साथ बांध दें और जो स्ट्रिंग है उसके दूसरे एंड पे एक मैस स्फेरिकल फॉर्म में बांध के लटका दें, जिस मैस को हम लोग बॉब का नाम देते हैं, तो हमारे पास ये एक पेंडुलम बन जाएगा, जैसे कि आपको नजर आ रहा है। अब अगर इस पेंडुलम में मौजूद बॉब को आप होल्ड करें और किसी एक डायरेक्शन में डिस्प्लेस करने के बाद रिलीज कर दें, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि क्या होगा कि ये जो मैस आपने इसके साथ रिलीज किया है वो वापस जाएगा मीन पोजीशन की तरफ, लेकिन ये भी मीन पोजीशन पे रुकेगा नहीं बल्कि उससे और आगे चला जाएगा और फिर वापस मीन पोजीशन की तरफ आएगा और फिर वो कंटिन्यूअसली लेफ्ट और राइट डायरेक्शन के अंदर आगे और पीछे की तरफ टू एंड फ्रो मूव करना शुरू कर देगा अपने उस मेन पोजीशन के आगे और पीछे जहाँ पे वो इनिशियली मौजूद था। तो ये भी हमें एक एग्जाम्पल प्रोवाइड कर रही है
ऑसिलेटरी मोशन की। इसी तरह से हमारी बुक में दो और एग्जांपल्स भी मेंशन की गई हैं, जैसे कि अगर आपके पास स्टील का एक रूलर मौजूद हो, तो उस रूलर को आप वर्टिकली प्लेस करें और उसके बॉटम वाले एंड को किसी भी रिजिड सपोर्ट के साथ क्लैंप कर दें, नीचे से उसको आप सख्ती से पकड़ लें, तो आपके पास वो जो रूलर है स्टील का, वो बिल्कुल वर्टिकल फॉर्म में मौजूद होगा। और फिर उसका अपर एंड जो कि आपने क्लैंप नहीं किया हुआ, अगर आप उस पे फोर्स लगा के उसे उस डिस्टर्ब करते हैं, तो वो क्या होगा, वो भी बिल्कुल उसी तरह से अपनी मीन पोजीशन से आगे और पीछे, लेफ्ट और राइट डायरेक्शन में ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। तो ये भी एक एग्जांपल हो गई हमारे पास ऑसिलेटरी मोशन की। हमें पता है हर उस चीज़ को हम पीरियोडिक कहते हैं जो एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपने आप को दोहराना शुरू कर दे, अपने आप को रिपीट करना शुरू कर दे, तो वो पीरियोडिक होती है। तो यहाँ पे भी ऑसिलेशन इस तरह से हो रही है कि ऑसिलेशन स्टार्ट हुई है और उसके बाद वो कंटिन्यूसली अपने आप को दोहराती जा रही है, अपने आप को रिपीट करती जा रही है। तो फिर ये जो ऑसिलेशन हमारे पास हुई, हम इस ऑसिलेशन को नाम देते हैं पीरियोडिक ऑसिलेशन का। तो अगर हम इसको डिफाइन करें तो हम कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि द ऑसिलेटरी मोशन इज कॉल्ड पीरियोडिक व्हेन इट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो अगर कोई इस तरह की ऑसिलेटरी मोशन हमारे पास आ जाए जो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करना शुरू कर दे, तो इस तरह की मोशन को हम लोग पीरियोडिक ऑसिलेटरी मोशन का नाम देते हैं। और इस चैप्टर में हम लोगों ने डिस्कस भी लार्जली इस ऑसिलेशन को इसी कॉन्टेक्स्ट में करना है जो कि पीरियोडिक ऑसिलेशन कहलाती है। तो आगे चलते हैं फर्दर और हम देखते हैं कि ये ऑसिलेशन होती क्यों है। अभी तो हमने मेयर एग्जाम्पल्स देखी, हमने सिर्फ ये देखा कि ये चीज़ें ऑसिलेट कर रही थी, जब हमने इनको इनकी मेन पोजीशन से डिस्टर्ब किया तो इन्होंने ऑसिलेट करना शुरू कर दिया। लेकिन एक क्वेश्चन जहन में आता है कि ये ऑसिलेशन क्यों करती हैं, क्या वजह है, कौन सी चीज़ है जो ये ऑसिलेशन कॉज करती है। तो इसको अंडरस्टैंड करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि जब ये पूछा जाए कि व्हाट कॉजेज़ दी ऑसिलेशन, ऑसिलेशन को क्या कॉज करता है, तो हमारे जहन में फ़ौरन दो चीज़ें आनी चाहिए। दो ऐसे फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऑसिलेट करने में। उनमें जो सबसे पहली चीज़ है वो है रिस्टोरिंग फोर्स, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट सिर्फ उस वक्त ऑसिलेट करेगा जब उसके पास एक रिस्टोरिंग फोर्स अवेलेबल होगी। रिस्टोरिंग फोर्स क्या होती है, हम कुछ देर में इसकी तरफ आते हैं और इसको एक्सप्लेन करते हैं। और जो दूसरी चीज़ रिक्वायर्ड है ऑसिलेशन के लिए वो है इनर्शिया, यानी जो भी ऑब्जेक्ट ऑसिलेट कर रहा है उस ऑब्जेक्ट का इनर्शिया होना चाहिए। हम इनर्शिया को भी इलेबोरेट करते हैं। तो व्हाट कॉजेज द ऑसिलेशन, इसका आंसर बहुत सिंपल है कि दो चीज़ें होंगी तो फिर हमारे पास ऑसिलेशन होगी। पहली चीज़ हमारे पास क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स, और दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है, इनर्शिया। पहले हम इनर्शिया को डिस्कस करते हैं और फिर हम रिस्टोरिंग फोर्स की तरफ जाते हैं। इनर्शिया का कॉन्सेप्ट आपने छोटी क्लासेस में भी लिया था और फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 3 के अंदर भी आप इसे डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा रिव्यू की फॉर्म में डिस्कस करते हैं ताकि हमें समझना आसान हो जाए, इस आर्टिकल को बेहतर अंदाज में समझ सके। इनर्शिया क्या होता है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एक मोमेंट के लिए कंसीडर करें कि एक सफेरिकल रॉक है, एक पत्थर है जो सफेरिकल फॉर्म में मौजूद है और उसका साइज बहुत बड़ा है। अगर इस साइज का एक पत्थर हमारे पास सफेरिकल फॉर्म में मौजूद हो और एक इंसान या आप या मैं, हम उसे फोर्स लगा के डिस्टर्ब करना चाहें, यानी उसके रेस्ट की स्टेट को चेंज करना चाहें, इस वक्त वो हमारे पास रेस्ट की स्टेट में मौजूद होगा और मैं ये चाहूँ कि मैं इसको धक्का लगा के, इस पे फोर्स लगा के इसकी रेस्ट की स्टेट को चेंज कर दूँ, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होगा। इसको हम आसानी के साथ नहीं कर पाएंगे, हमें बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, फिर जाके हम इस पत्थर की रेस्ट की स्टेट को मोशन की स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत मुश्किल, अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और इसी तरह से आप इमेजिन करें कि इसी वॉल्यूम का, जिस वॉल्यूम का हम लोगों ने यहाँ पे एक पत्थर लिया है, अगर एग्जैक्टली इसी वॉल्यूम का हम एक और मटेरियल ले लें जो कि फोम है। हमें पता है कि फोमी मटेरियल जो है वो नॉर्मली इस तरह के होते हैं कि वो पोरस होते हैं, उनके दरमियान बहुत ज़्यादा एयर मौजूद होती है और
उनकी डेंसिटी बहुत कम होती है। तो अगर आप सेम वॉल्यूम का एक फोम ले लें जो स्फेरिकल हो, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हमारा ये एक स्फेरिकल रॉक था, एक पत्थर था, और आप उसको भी मूव करवाने की कोशिश करें, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि हम उसको बहुत थोड़ी फोर्स लगा के, रिलेटिवली पत्थर के मुकाबले में बहुत कम फोर्स लगा के हम उसे मूव करवा सकते हैं। तो ये दो सीन आपके पास आ गए कि एक तरफ आपके पास एक रॉक मौजूद था और एक तरफ आपके पास एक फोम मौजूद था। दोनों का वॉल्यूम सेम था, दोनों की शेप सेम थी और दोनों की स्टेट भी सेम थी। दोनों की स्टेट थी रेस्ट की स्टेट, और हमने इस रेस्ट की स्टेट को कन्वर्ट करना था मोशन की स्टेट में। हम इन दोनों को मूव करवाना चाहते थे। तो हमने देखा कि पत्थर को मूव करवाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन जो फोम था उसको हमने रिलेटिवली आसानी के साथ मूव कर लिया। अब इस एग्जाम्पल को सामने रखते हैं और हम इनर्शिया को समझने की कोशिश करते हैं। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जो उसको उसकी करंट स्टेट को रिटेन करने में हेल्प करती है। जैसे इस केस में इन दोनों ऑब्जेक्ट्स की जो करंट स्टेट थी वो स्टेट ऑफ रेस्ट थी, और दोनों ऑब्जेक्ट अपनी इस स्टेट को रिटेन करने की कोशिश करते हैं। हमने न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा हुआ है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन को रिटेन करता है अनलेस कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करके उसकी स्टेट को चेंज ना कर दे। और इसमें भी यही हो रहा है कि दोनों ऑब्जेक्ट्स अपनी स्टेट को रिटेन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक ऑब्जेक्ट जो इस केस में स्फेरिकल रॉक है वो अपनी स्टेट को बहुत अच्छी तरह से रिटेन कर पाता है। हमें उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ी। लेकिन दूसरी तरफ जो हमारा फोम है वो अपनी स्टेट को उतनी अच्छी तरह से रिटेन नहीं कर पाता। तो इनर्शिया क्या है? इनर्शिया इन दोनों ऑब्जेक्ट्स की वो एबिलिटी थी जो इनको इनकी स्टेट को रिटेन करने में हेल्प कर रही थी। तो हम बड़ी आसानी से ये चीज़ कह सकते हैं कि जो हमारा रॉक था उसका इनर्शिया ज़्यादा था और जो हमारा फोम था उसका इनर्शिया कम था, क्योंकि रॉक अपनी रेस्ट की स्टेट को फोम की निस्बत बेहतर अंदाज में रिटेन कर पा रहा था। तो हम लोग इनर्शिया को डिफाइन भी कर सकते हैं। इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय विच इट रिटेन्स इट्स एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। ये आपके मटेरियल की, आपके मैटर की वो प्रॉपर्टी है जो उसकी एग्जिस्टिंग स्टेट को रिटेन करने में उसकी हेल्प करती है। ये जो एग्जिस्टिंग स्टेट है ये रेस्ट भी हो सकती है और ये स्टेट मोशन भी हो सकती है। इस केस में हमने अभी देखा ये रेस्ट की स्टेट थी। अगर आप इसी एग्जाम्पल को थोड़ा और इलेबोरेट करें और इस फॉर्म में देखें कि आपके पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, या आप समझ लें कि एक स्लोप है और उस स्लोप के ऊपर यही दो ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं और ये दोनों वहाँ पे स्लाइड करते हुए नीचे की तरफ आते हैं उस स्लोप से, और आप इन दोनों को रोकने की कोशिश करते हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि किसको रोकना आपके लिए ज़्यादा आसान होगा। बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, हम बहुत आसानी से इस चीज़ को इमेजिन कर सकते हैं कि वो जो फोम है अगर वो स्लोप से, ढलवान से नीचे की तरफ स्लाइड करता हुआ आ रहा है तो हम उसको रिलेटिवली आसानी से कम फोर्स लगा के रोक सकते हैं। लेकिन जो ये रॉक होगा अगर ये स्लाइड करता हुआ नीचे की तरफ आ रहा होगा तो हमारे लिए इसको रोकना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। तो जिस तरह से इन दोनों ऑब्जेक्ट्स ने अपनी रेस्ट की स्टेट को रिटेन करने की कोशिश की थी, उसी तरह से ये अपनी मोशन की स्टेट को भी रिटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। और कौन ज़्यादा अच्छी तरह से उस स्टेट को रिटेन कर पाया? इस केस में भी हम देखते हैं कि जिसका मैस ज़्यादा था वो स्टेट को ज़्यादा अच्छे से रिटेन कर पाया। यानी जो हमारा रॉक था वो जब रेस्ट पे था तो उसको रेस्ट से मोशन में लेके जाना हमारे लिए मुश्किल था, और जब ये इस स्लोप से नीचे की तरफ स्लाइड करता हुआ आ रहा था तो उसकी स्टेट मोशन थी। तो उसकी मोशन की स्टेट को चेंज करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया, यानी वो अपनी स्टेट को ज़्यादा अच्छे से रिटेन कर पा रहा था। और फिर हम लोगों ने ये चीज़ सीखी थी जिसको मैं यहाँ पे बताता हूँ और उसके बाद हम आगे चलते हैं। हमने कहा था कि मैस इज़ द क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ एनर्शिया। अगर आप देखना चाहें कि किसी ऑब्जेक्ट का एनर्शिया कम है या ज़्यादा है, किसी का इनर्शिया उसे अपनी स्टेट को ज़्यादा अच्छे से मेंटेन करने की एबिलिटी देता है या नहीं देता, तो आप उसका मैस मेजर कर लें। अगर मैस ज़्यादा होगा तो उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, और अगर उसका मैस कम होगा तो उसका इनर्शिया भी
कम होगा। तो हम वापस आते हैं इस एग्जाम्पल को जहन में रखते हुए कि हमने ये चीज़ सीख ली कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास इनर्शिया होगा तो वो ऑब्जेक्ट अपनी रेस्ट या मोशन की स्टेट को रिटेन कर सकता है। तो हमारे पास ऑसिलेटर के लिए भी इनर्शिया होना एक शर्त है। अब इसकी जो पहली कंडीशन आपको बताई थी वो थी रिस्टोरिंग फोर्स। अब हम रिस्टोरिंग फोर्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल हम लोग पहले वाली लेते हैं कि हमने देखा कि हमारे पास एक वर्टिकली सस्पेंडेड मैस स्प्रिंग सिस्टम था। अब अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें जो मैस सस्पेंड किया हुआ है उस मैस को आप वर्टिकली नीचे की डायरेक्शन में पुल करें, तो पुल करने की वजह से आप बेसिकली क्या कर रहे हैं? जब आप उस मैस को डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में पुल करते हैं तो पुल करने की वजह से वो जिस स्प्रिंग के साथ अटैच्ड है आप उस स्प्रिंग को एक्सटेंड करते हैं, स्प्रिंग में एक्सटेंशन लेके आते हैं। और हमें पता है कि जब एक स्प्रिंग को एक्सटेंड किया जाए, उसमें एक्सटेंशन लेके आई जाए, तो उस स्प्रिंग के अंदर एक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो जाती है। अब इस केस में वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होगी जब हम इस मैस को डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में पुल करेंगे। जब वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल हो गया तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब एनर्जी क्या होती है? हम लोग इसको भी सीख चुके हैं कि एनर्जी होती है किसी भी बॉडी की वो एबिलिटी जो उसको वर्क करवाती है। द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क, द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। अब जब आपने उस मैस को नीचे की तरफ खींचा तो आपने मैस के साथ साथ स्प्रिंग को भी नीचे को खींच लिया। स्प्रिंग एक्सटेंड हो गया और इसके अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब इसका मतलब है कि स्प्रिंग के पास एबिलिटी है वर्क करवाने की। स्प्रिंग वर्क करवा सकता है। और स्प्रिंग क्या वर्क करवाएगा? आपने स्प्रिंग को उसकी मेन पोजीशन से डिस्टर्ब किया है, आपने उसकी शेप एलोंगेट कर दी है, तो स्प्रिंग क्या करेगा? स्प्रिंग इस मैस को जिसको आपने डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में खींचा हुआ था इस पे वर्क करेगा और इसको वापस मेन पोजीशन की तरफ लेके आने की कोशिश करेगा। अब जो मेन पोजीशन की तरफ लेके आ रहा है तो हमें पता है कि अगर ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज करके उसे एक्सेलरेट करवाना हो तो उस पर फोर्स रिक्वायर्ड होती है। तो ये जो स्प्रिंग वर्क कर रहा है और उस वर्क में फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो वो फोर्स जो इस मैस को वापस अपनी मेन पोजीशन की तरफ लेके आ रही थी वो फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स कहलाती है। अगर हम इस चीज़ को सामने रख के रिस्टोरिंग फोर्स को डिफाइन करने की कोशिश करें तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या होती है? रिस्टोरिंग फोर्स एक ऐसी फोर्स को कहते हैं जो किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके मेन पोजीशन की तरफ वापस लेके जाती है, मेन पोजीशन पे रिस्टोर करती है। जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है रिस्टोर कर रही है, यानी उसकी जो इक्विलिब्रियम पोजीशन थी ये उसे रिस्टोर करने की कोशिश करती है। तो अगर हम इस मैस को डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल करके एक सर्टेन पोजीशन पे ले आए थे तो हमारे स्प्रिंग के पास एक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आ गई थी और उस इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को यूज करते हुए हमारे इस स्प्रिंग ने उस मैस को वापस मेन पोजीशन की तरफ लेके आने की कोशिश की और उस पे जो फोर्स लगाई वो फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स कहलाती है। अब फर्दर आगे चलते हैं। वो रिस्टोरिंग फोर्स तो इसलिए लग रही थी कि आपके ऑब्जेक्ट को मेन पोजीशन पे ले आए, लेकिन हम देखते हैं कि ऑसिलेशन में ऐसा नहीं होता कि हमारा ऑब्जेक्ट मेन पोजीशन पे आए और यहाँ पे रुक जाए। इस तरह तो नहीं होता, बल्कि हमारा ऑब्जेक्ट मेन पोजीशन से भी फर्दर आगे चला जाता है। इस केस में हमारा जो मैस है वो अपनी मेन पोजीशन से ऊपर की तरफ चला जाता है और स्प्रिंग को जो पहले एक्सटेंशन की फॉर्म में गया था वो अब कंप्रेशन की फॉर्म में चला जाता है। जिस स्प्रिंग को हमने एक्सटेंड किया था वो कंप्रेस हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? हमने अभी देखा कुछ देर पहले कि दो चीजें हैं जो ऑसिलेशन को कॉज करती हैं। एक चीज थी इनर्शिया और एक चीज थी रिस्टोरिंग फोर्स। हमने रिस्टोरिंग फोर्स तो समझ ली क्या फोर्स है, ये वो फोर्स है जो उसे मेन पोजीशन की तरफ लेके आ रही है। अब जब वो मेन पोजीशन की तरफ इस ऑब्जेक्ट को लेके आने की कोशिश करेगी तो ये ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करेगा टुवर्ड्स मेन पोजीशन, लेकिन जब वो मेन पोजीशन पे पहुंचेगा तो रिस्टोरिंग फोर्स तो रुक जाएगी, रिस्टोरिंग फोर्स खत्म हो जाएगी क्योंकि उस फोर्स का काम यहां तक था ऑब्जेक्ट को मेन पोजीशन पे लेके आने का। लेकिन मेन पोजीशन तक लाते लाते हमारी वो फोर्स हमारे ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट करवा चुकी थी। अब अगर मैं पूछूं कि इस वक्त हमारे ऑब्जेक्ट की स्टेट
क्या थी? तो इसकी स्टेट थी स्टेट ऑफ मोशन। तो हमारा ऑब्जेक्ट अपने इनर्शिया की वजह से उस स्टेट ऑफ मोशन को रिटेन करने की कोशिश करेगा। यानी हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे रुकेगा नहीं। इसलिए नहीं रुकेगा क्योंकि उसका इनर्शिया उसे उसकी स्टेट ऑफ मोशन को रिटेन करने में मदद कर रहा होगा। तो हमारा ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन पे रुकने की बजाय, हालांकि मीन पोजीशन पे रिस्टोरिंग फोर्स 0 हो चुकी है, हमारा ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन पे रुकेगा नहीं, बल्कि अपने इनर्शिया की वजह से फर्दर ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। लेकिन जब वो ऊपर की तरफ मूव करेगा तो वो एक और काम भी करता जाएगा, और वो काम ये होगा कि वो हमारे स्प्रिंग को मेन पोजीशन से अपवर्ड डायरेक्शन में जाने के दौरान कंप्रेस कर रहा होगा। तो हम लोग जानते हैं कि चाहे एक्सटेंशन हो या चाहे कंप्रेशन हो, दोनों केसेस में हमारे स्प्रिंग के पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। तो इस केस में भी यही होगा कि जब हमारा ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा होगा, हमारा मैस ऊपर की तरफ जा रहा होगा, तो स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहा है, और उस कंप्रेशन के दौरान हमारे स्प्रिंग में फिर से इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती जा रही होगी, और फिर से एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगी, और वो रिस्टोरिंग फोर्स आपके इस मैस को दोबारा से मेन पोजीशन की तरफ धकेलने की कोशिश करेगी। और ये फिर मेन पोजीशन पे आके रुकेगा नहीं। उसकी वजह फिर वही है, क्योंकि फिर से इसकी जो मेन पोजीशन पे पहुंचते पहुंचते स्टेट हो गई थी, वो थी स्टेट ऑफ मोशन, और अपने इनर्शिया की वजह से ये मेन पोजीशन से फर्दर नीचे जाएगा और स्प्रिंग को एक दफ़ा फिर एक्सटेंड कर देगा, और एक्सटेंशन की वजह से स्प्रिंग के पास एक दफ़ा फिर पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो ये एक साइकिल चलना शुरू हो जाएगा, जिस साइकिल को अगर हम चंद जुमलों के अंदर समराइज करें तो कुछ इस तरह से है कि हमने मैस को डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में पुल करने की वजह से स्प्रिंग के पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी प्रोवाइड कर दी। वो जब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को यूज़ करता है रिस्टोरिंग फोर्स को क्रिएट करने के लिए और ऑब्जेक्ट को मेन पोजीशन की तरफ लेके आता है, तो मेन पोजीशन पे आपका ऑब्जेक्ट रुक नहीं पाता, क्योंकि उसका इनर्शिया उसे फर्दर ऊपर की तरफ ले जाता है, और फिर जब वो ऊपर चला जाता है तो एक दफ़ा फिर वो उसे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी दे देता है, और वो फिर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी उसे वापस नीचे की तरफ लेके आती है, और फिर ये एक साइकिल चलना शुरू हो जाता है और हमारा ऑब्जेक्ट ऑसिलेट करता रहता है। तो ये दो चीज़ें थी जिन्होंने ऑसिलेशंस को कंट्रोल किया था, और ये चीज़ सिर्फ इस मैस स्प्रिंग सिस्टम में नहीं होगी। इसकी जो दूसरी एग्जांपल्स हम लोगों ने देखी है उनमें भी बिल्कुल इसी तरह से होगा, कि जैसे अगर आप एक पेंडुलम देखें, और पेंडुलम में अगर आपका जो बॉब है वो वर्टिकल स्ट्रिंग के साथ सस्पेंडेड फॉर्म में है, तो वो मेन पोजीशन में होगा, और उस पे दो फोर्सेस लग रही होंगी जो उसे बैलेंस कर रही होंगी। वो दो फोर्सेस क्या होंगी? एक उसका वेट होगा जो डाउनवर्ड्स होगा, और एक टेंशन होगी जो अपवर्ड डायरेक्शन में स्ट्रिंग के अंदर मौजूद होगी। लेकिन अगर आप उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं, उसको लेफ्ट या राइट साइड पे लेके जाते हैं, तो इस केस में क्या होता है? जब आप उसको डिस्टर्ब करते हैं तो अब आपका जो टेंशन है, जो पहले अपवर्ड डायरेक्शन में थी, और जो वेट डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में था, वो जो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे थे, अब वो कैंसिल नहीं कर पाते। अब अगर आप टेंशन देखें तो वो एक सर्टन एंगल बना रही है, और वेट तो हमेशा डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में ही होता है। तो इस केस में अगर हम लोग वेट को उसके कंपोनेंट्स के अंदर रिजॉल्व करें, तो हम लोग देखते हैं कि वेट का एक कंपोनेंट तो टेंशन को बैलेंस करेगा, लेकिन दूसरा कंपोनेंट ऐसा होगा जो कि उसको मेन पोजीशन की डायरेक्शन में मूव करवाने की कोशिश करेगा। ये हमारे इसी चैप्टर का एक आगे आर्टिकल है जिसमें हमने बड़ी डिटेल में इस चीज़ को स्टडी करना है। अभी हमें सिर्फ इतनी चीज़ पता होनी चाहिए कि वेट का एक ऐसा कंपोनेंट भी है जो यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। ये वेट का वो कंपोनेंट है जो आपके इस बॉब को मेन पोजीशन की डायरेक्शन में मूव करवाता है, और फिर जब वो मेन पोजीशन पे पहुंच जाता है तो फिर वो वहाँ पे रुक नहीं पाता, वो फर्दर इनर्शिया की वजह से आगे चला जाता है, और वो लेफ़्ट और राइट डायरेक्शन में ऑसिलेट करना शुरू कर देता है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे वर्टिकली सस्पेंडेड मैस स्प्रिंग सिस्टम ऑसिलेट कर रहा था। और यही काम हमारे पास स्टील के रूलर के केस में भी होता है, कि जब हम उसे लेफ़्ट और राइट डायरेक्शन में एक दफ़ा डिस्प्लेस कर देते हैं तो रिस्टोरिंग फोर्स उसे वापस लाती है, लेकिन उसका इनर्शिया उसे फर्दर आगे ले जाता है, और ये भी इसी तरह से ऑसिलेट करता रहता है। इससे आगे चलते हैं। हमारे पास जो ऑसिलेशंस हैं, इन ऑसिलेशन के साथ एसोसिएटेड एक और चीज़ भी होती है जिसे हम लोग कहते हैं वेव। जब भी
कोई ऑसिलेटर ऑसिलेट करता है तो उसके साथ एसोसिएटेड एक वेव भी बनती है, एक वेव जनरेट करता है। हम नेक्स्ट आर्टिकल्स में जाके उसको भी फर्दर इलेबोरेट करेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ इसको एज ए इंफॉर्मेशन अपने सामने रखेंगे कि फॉर एग्जांपल जैसे अगर आपके पास कोई भी स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट हो, जैसे कि आपके पास वायलिन हो सकता है या आपके पास गिटार हो सकता है, जिनमें स्ट्रिंग्स लगी होती हैं और उन स्ट्रिंग्स को आप यूज़ करते हैं डिफरेंट साउंड्स को प्रोड्यूस करने के लिए। अगर किसी एक स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट को आप डिस्टर्ब करें, तो उसकी जो वायर है जिसको आपने डिस्टर्ब किया है, वो भी तो बिल्कुल इसी तरह से ऑसिलेट करती है, वो भी मीन पोजीशन से टू एंड फ्रो डायरेक्शन में मूव करती रहेगी, तो वो भी एक ऑसिलेशन है और अब इस ऑसिलेशन की वजह से साउंड जनरेट हो रहा है। तो ये हमें पता चला साउंड तो एक वेव है, तो इसका मतलब हुआ कि ऑसिलेशन के साथ एसोसिएटेड एक वेव भी बन गई। तो ये सिर्फ इस केस में नहीं है, जब भी कोई ऑसिलेटर ऑसिलेट करता है तो उसके साथ एक वेव ज़रूर जनरेट होती है और हम ऑसिलेशन को वेव के साथ कंबाइन करके स्टडी करते हैं और अगले आर्टिकल्स में इसे देखेंगे। अभी आपके जहन में सिर्फ ये चीज़ होनी चाहिए कि हर ऑसिलेशन के साथ एसोसिएटेड एक वेव भी मौजूद होती है। इसी तरह से ये ऑसिलेशन बहुत सारी जगहों पे हम ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे होते, लेकिन ये ऑसिलेशन मौजूद होती है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा इंट्रोडक्शन चैप्टर नंबर 7 का ऑसिलेशंस। यकीनन आपको समझ आई होगी, आपने अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर्स की तरफ जाएंगे और उनमें हम इसको फर्दर इलेबोरेट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।